हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने समझा कि मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ या कुछ हूँ, तो आपने मेरे को समझा उस चीज़ के लिए। आपको नहीं पता कि मैं किस कंडीशन में यहाँ पे वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं किस कंडीशन में यहाँ बैठा हूँ, कितनी गर्मी है, मेरे रूम में एसी है, फैन है, कुछ नहीं। लेकिन इस समय मुझे सबसे पहले 2 दिन की ट्रेन जर्नी के बाद मुझे सबसे पहले टाइम मिला थोड़ा सा, तो सबसे पहले मैंने आपके मैसेजेस देखे, रिप्लाई देखे। मैंने देखा सबसे ज़्यादा आपको जरूरत थी बाइनोमियल थ्योरम की, बहुत सारे लोग बोल रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। तो जिस तरह से भी हो पाएगा, जितना मुझे टाइम मिल पाएगा, उस तरह से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंटेंट देता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली आपका बंद कर दूंगा, लेकिन मैं जितना अवेलेबल रहूंगा उतना। जैसे आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, अब मुझे पता नहीं अगला टाइम कब मिलेगा, तो जितना भी हमसे हो पाएगा बाइनोमियल थ्योरम आपकी मैं कवर कर दूंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपका कोई मतलब सारा मैथ्स मैंने फा का लगभग 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। 2 चैप्टर बचे हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वो भी मैं कर दूंगा। तो पहले से मैंने यहाँ पे लिखा रहेगा। देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको भी होगी, क्योंकि पीछे आपको लग रहा होगा गाड़ियों की आवाज, हॉर्न वगैरह कुछ बज रहे होंगे, क्योंकि इसको मैं कम नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं इसको कम कर सकूं, बट हाँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है बाइनोमियल थ्योरम। तो बचपन में क्या मतलब हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? हमने जैसे ही मैथ स्टार्ट किया था तो हमने कुछ अलजेब्रा जब पढ़ा था, नंबर सिस्टम अलजेब्रा जब हमने पढ़ा, तो हमने इन चीजों से स्टार्ट की थी। कहाँ से? फॉर्मूले से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ऐसे हमने फॉर्मूले से शुरुआत की थी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम भी क्या है? वही फॉर्मूला है। मतलब फॉर्मूला को क्या करना है, हमको एक्सपेंड करना है, बस यही बाइनोमियल थ्योरम है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा, कुछ इसमें कुछ वो नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर बात कर ली जाए ए प्लस बी के होल क्यूब की, तो मुझे ये बताओ कि क्या मेरे पास होल क्यूब अगर आपको नहीं याद है तो क्या मेरे पास तरीका नहीं है कि इसको निकालने का? तरीका है। क्या? अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, उसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो तब भी तो मैं ये चीज कर सकता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको जब मैं ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाके मेरे पास ये सोल्यूशन आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यही फॉर्मूला आपका ए प्लस बी के होल क्यूब का। इसका मतलब ये है कि हमें अगर फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो हम निकाल सकते हैं। क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला ऐसा आ गया ए प्लस बी की पावर 9, ए प्लस बी की पावर 15, ए प्लस बी की पावर 6, 7, कुछ ऐसा आ गया, तो आप निकाल सकते हो। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुश्किल तो होगा। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए, उस चीजों को सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी का बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये सबका सब आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। यहाँ पे एनसीईआरटी भी रखी है आपके लिए, सबका सब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूं मैं, आपको पता होगा ये। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो। सबसे पहले यहाँ नोट करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे मेरे पास टर्म्स कितनी थी? ए और बी, मेरे पास 2 टर्म्स थी। ठीक है, 2 टर्म्स थी और पावर कितनी थी? मेरे पास 2। ठीक है, कितनी पावर थी? मेरे पास 2। तो जब मेरे पास पावर 2 थी, मेरे पास टर्म्स कितनी निकल के आई? सर 1 टर्म, दूसरी टर्म, सर तीसरी टर्म। जब मेरे पास पावर कितनी थी? 2, तो मेरे पास टर्म्स कितनी निकल के आई? 3। सिमिलरली यहाँ पर भी पावर कितनी थी? 2, तो टर्म्स कितने निकल के आई? 3। आगे अगर मैं देखूं तो पावर कितनी थी मेरे पास? 3, तो टर्म्स कितने निकल के आई? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, समझ पा रहे हो कि अगर पावर कितनी थी? 3, तो टर्म्स कितने निकल के आई लास्ट में? 1, 2, 3 और 4। मतलब यहां से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं, ये जो पावर होती है ना, पावर का मतलब होता है यहाँ पे इंडेक्स। पावर को मैं क्या बोलता हूँ? इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स जितना है, टर्म्स कितनी आएंगी? इंडेक्स से 1 ज्यादा। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना, क्योंकि पहले मैं लिखूंगा अभी साथ साथ में तो लेक्चर लंबा होता है, इसलिए मैंने पहले से थोड़ा सा लिख के रखा है आपके लिए, ताकि जब भी मुझे टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो मैं लिखता जाता हूँ, ताकि जब लेक्चर बनाना हो तो आसान, थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो पावर को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? पावर को बोलूंगा इंडेक्स। और इंडेक्स जितना भी होगा मेरे पास टर्म्स उससे 1 ज्यादा आएंगी। आई एम सो सॉरी, कुछ शोर आपको आ रहा होगा, बट आई थिंक मे बी आपको ये ऑडिबल हो। इससे ज्यादा करना मेरे लिए फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो मैं, अगर आपको नहीं भी समझ आएगा, मैं आपको इंडिविजुअली एक एक बंदे को भी कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी हो समझा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल इतना ही मेरे लिए पॉसिबल है। तो पावर क्या है? पावर को बोलता हूँ इंडेक्स। अगर इंडेक्स कितना है मेरे पास, मान लो इंडेक्स 2 है तो टर्म्स कितनी आएंगी? 3। इंडेक्स अगर 3 है तो टर्म्स कितनी आएंगी? 4। इंडेक्स अगर 4 है तो टर्म्स कितनी आएंगी? 5। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। यहाँ पे इंडेक्स कितना था? 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? 4 टर्म्स आई। ठीक है, ये तो समझ आपको आ गया। अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक सेकंड जरा रुको, एक सेकंड। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास इंडेक्स कितना है? 4। अब इंडेक्स 4 है तो मेरे पास सॉल्व करने के तो 2 तरीके हैं। एक तो मैं इसको स्क्वायर और स्क्वायर में क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, मतलब अलग अलग कर दूं, और फिर स्क्वायर का और स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर लूं, तो मेरे पास ये टर्म्स आएंगी। बट अब मुझे टर्म से लेना देना नहीं है, मुझे लेना है कि अगर इंडेक्स 4 है तो टर्म्स कितनी आनी चाहिए? सर 5 टर्म्स आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 टर्म आ रही है। हाँ सर टर्म आ रही है। यहां से मुझे ये पता चल गया कि टर्म्स कितनी आ रही है, ये मुझे पता चल गया। जितनी भी पावर होगी उससे 1 ज्यादा टर्म आएगी।
बट अब ये टर्म आ कैसे रही है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि टर्म्स बन कैसे रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म्स के साथ। जैसे आप यहाँ पे देखो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास टर्म्स के साथ क्या हो रहा है, कुछ मल्टीप्लीकेशन कुछ ना कुछ हो रही है। अब हो क्या रही है वो मुझे अभी नहीं पता, कैसे बनेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, किसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है वो मुझे कैसा पता चलेगा, वो अगर मुझे पता चल गया तो मैं बाइनोमियल थ्योरम आसानी से कर सकता हूँ। आप ध्यान से देखते रहना। अब यहां से आपको क्या चीजें पता चली, पहले ये चीजें देख लो थोड़ी सी। क्या चीजें यहां से पता चली कि आपको ये पता चली कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो किसके बराबर होती है, वो एक ज्यादा होती है इंडेक्स से। जैसे मतलब यहाँ पे इंडेक्स अगर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, पावर कितनी थी, मतलब इंडेक्स कितना था मेरे पास 4। तो जो पहली टर्म थी, ठीक है, पहली टर्म थी क्या a, तो a की पावर क्या आ रही है, पहले 4 आ रही है, फिर एक एक करके a की पावर डिक्रीज होती जा रही है, 3 हो गई, फिर एक दोबारा डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 2, फिर एक डिक्रीज हुई, कितनी हो गई 1, फिर एक डिक्रीज होगी तो a की पावर कितना आएगा 0। अगर मैं नहीं भी लिखूं तो चलेगा क्योंकि a की पावर 0 कितना होता है 1। तो पहली टर्म का क्या हो रहा है, पावर जो है वो एक एक करके डिक्रीज होती जा रही है। और दूसरी टर्म का अगर मैं देखूं तो एक एक करके पावर इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर b की पावर 0 थी, यहाँ पे b की पावर 1 इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे एक और इंक्रीज हो गई, एक और इंक्रीज हो गई, फाइनली वहां तक चली गई जितना मेरा इंडेक्स था। तो क्या समझ आया यहाँ से, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मुझे ये समझ आया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। पहला पॉइंट तो ये था कि जितनी इंडेक्स है उससे एक ज्यादा करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। उसके बाद मुझे ये समझ आया कि ये जो है टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है वो मुझे कैसा पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा वो नहीं सॉरी, इसकी पावर जो है वो क्या होगी, जो पहली टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर 4 पहले आएगी, फिर एक एक करके पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज। सिमिलरली जो दूसरी टर्म है उसकी पावर सबसे छोटी पहले आएगी, फिर एक एक करके उसकी पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो पहले वाले की पावर डिक्रीज, दूसरे वाले की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये इस तरह से कुछ चलेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे कि पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, एक एक करके डिक्रीज हो रही है, लेकिन पावर जो है वो सेकंड क्वांटिटी की वो एक एक करके इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, हर एक टर्म में द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज द सेम एज इज इक्वल टू द इंडेक्सेस ऑफ ए प्लस बी। मतलब ये मतलब हुआ कि हर एक टर्म की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे देखो इंडेक्स, मैंने आपको क्या बोला, इंडेक्स बोलो, इंडेक्सेस बोलो, क्या बोला यहाँ पे 4 बोला। तो यहाँ पे जो भी टर्म है ना, सारी टर्म्स का इंडेक्स जो होगा 4 होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना इंडेक्स है, यहाँ पे 4। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 3 इसका है, 1 इसका है, मिला के कितना बना 4। यहाँ पे 2 इंडेक्स इसका है, 2 इंडेक्स इसका है, तो मिला के कितना बना 4। यहाँ पे 1 इंडेक्स इसका है, 3 इसका है, तो मिला के कितना बना 4। यहाँ पे 4 इसका है, तो मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म का इंडेक्स मेरे पास कितना बनना चाहिए, 4। सिमिलरली अगर मैं ऊपर देखूं, यहाँ पे इंडेक्स कितना था 3, तो हर एक का 3 बनना चाहिए, इसका भी 3 है, इसको मिलाऊंगा, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 3 बना, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 3 बना, यहाँ पे भी कितना बना 3। तो यहाँ से आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स जो बनता है वो क्या बनता है, हर एक का सेम बनेगा। अब याद करो, अभी हमने तीसरी चीज, एक और चीज हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला ना कुछ मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोफिशिएंट्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ऐसा बोलता हूँ, या बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलता हूँ, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये आ कैसे रही है, मुझे क्या पता मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मुझे क्या पता 4 से करना है, मुझे क्या पता 6 से या 4 से किससे करना है, तो वो भी मुझे पता चलना चाहिए ना। वो कैसे पता चलेगा, अब ध्यान से देखो, याद करो, आपको अगर लेक्चर याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीजें बता रखी है। याद करो, मैंने आपको बोला था कि अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आप उसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 साल का होगा तो 3 3 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 साल का होगा तो मैंने आपको बोला था 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में समझा चुका हूं, लेकिन ये आता कैसे है, कैसे आया। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास इंडेक्स 1 होगा, क्या होगा, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड रुको जरा, अगर मैं बात करूं इंडेक्स आपके पास सबसे पहले 2 की, सॉरी इंडेक्स 1 की बात करूं, ठीक है, क्या बात करूं, इंडेक्स 1 की अगर बात करूं तो इंडेक्स 1 के लिए आपका ये हो जाएगा। इंडेक्स अगर मैं 2 की बात करूं, ध्यान से सुनते रहना, ये मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आगे आगे जैसे बताता जाऊंगा समझ आता है। इंडेक्स 2 होगा तो मुझे ये करना पड़ेगा 1 2 1, ये है इंडेक्स 3, ठीक है, आगे इंडेक्स 4। अब देखो ध्यान से, इंडेक्स 3 मतलब a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इंडेक्स 3 का क्या बताया था, ये था ना इंडेक्स 3 मतलब a प्लस बी का क्यूब। इसका आपको अगर आप देखो तो क्या आ रहा था, कोफिशिएंट पहले 1 आ रहा था, ध्यान से देखना, पहले कोफिशिएंट कितना था 1, फिर कितना था 3, फिर कितना था 3, फिर कितना था 1, मतलब 1 3 3 1 इसका कोफिशिएंट आ रहा था। तो यहाँ पे देखो जरा, 3 वाले में क्या 1 3 3 1 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है।
सिमिलरली अगर मैं 2 वाले की बात करूं तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब पहले वाले का कोफिशिएंट 1, दूसरे वाले का कोफिशिएंट 2, तीसरे वाले का कोफिशिएंट अगेन कितना 1। तो ये इस तरह से चलेगा आपका। आया कैसे, ये दिया था हमारे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, जो मर्जी बोलो, उसको बोलते हैं हम पास्कल। ठीक है, पास्कल ने दिया था, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। और कैसे बनता है, कैसे आता है, वो ध्यान से सुनो। देखो क्या बोला, पास्कल ट्रायंगल। लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है, लेकिन आंसर में कई बार क्या होता है, आपको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिया होता है ये, मतलब ऐसा नहीं लिखा होगा आपको कि 1 है कोफिशिएंट 4 है कोफिशिएंट 6 है या 4 है या 1 है, ऐसा नहीं दिया होगा आपको। ये किस फॉर्म में दिया होगा, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिया होगा। पहले तो मैं ये बताता हूँ ये बना कैसे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से अगर देखो, थोड़ा सा, एक सेकंड जरा मुझे थोड़ा सा वो दे दो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो, पहले तो मैंने क्या बोला, पहले तो मुझे ये दिया होगा कि 1 के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1, सॉरी 0 के लिए क्या होगा, सिर्फ 1 होगा कोफिशिएंट। 1 के लिए क्या होगा, 1 और 1 कोफिशिएंट होंगे। 2 के लिए क्या होगा, 1 2 1 होगा। अब देखो ध्यान से देखते रहना ये कैसे आया। सबसे पहले 1 था, उसके बाद अगर मैं इस 1, एक सेकंड, उसके बाद अगर मैं इस ऊपर वाले 1 और इस साइड वाले 1 को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, मेरे पास 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैं इस 1 को और इस 1 को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 2 बनता है कि नहीं बनता है, बनता है सर, बिल्कुल बनता है। सिमिलरली अब मैं इस 1 और इस 2 को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। इस 2 और इस 1 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। ऐसे मैं नीचे नीचे चलता जाता हूं। जैसे 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूंगा नीचे तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे देखूंगा तो 4 आ जाएगा। इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 होता है, लास्ट में दोबारा से 1 होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोफिशिएंट 4 वाला आ गया, इंडेक्स 4 वाला आ गया, तो मैं क्या कोफिशिएंट लिखूंगा, पहले 1 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर अगेन लास्ट में क्या, 1। ये कैसे पता चलेगा, अब आपको समझ आ गया। पास्कल ट्रायंगल बनानी है, सबसे पहले आपको 1 1 लिखना है। इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 2। यहाँ पे 1 लिखा, इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 3। इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 3। अब नीचे और जाना है तो इन दोनों को ऐड करके 4 आता है, इन दोनों को ऐड करके 6 आता है, इन दोनों को ऐड करके 4, दोबारा से लास्ट में क्या लिखना है, 1। इसी को हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसी से हमको पता चलता है कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, कोफिशिएंट है। तो अब हमें ये भी पता चल चुका है कि कोफिशिएंट कैसे बनते हैं। ठीक है, ये पता चल चुका है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, कई बार आपको कोफिशिएंट जो है ना वो किस फॉर्म में दिया होता है, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिया होता है। मतलब आपको ऐसा लिखा होगा कोफिशिएंट में NC1 NC2 NC3, इस तरह से कुछ लिखा होगा। तो उस तरीके का अगर आपको दिया है तो कैसे करना है। अब देखो, मान लो कि आपके पास इंडेक्स कितना है, 3। ठीक है, एक सेकेंड, मान लो कि आपके पास इंडेक्स कितना है, अब 3। अब इंडेक्स अगर आपके पास 3 है तो याद करो कैसे करना था आपको। इंडेक्स 3 के लिए आपके पास कितने ये कोफिशिएंट थे, 1 1 3 3 और लास्ट में यहाँ पे क्या था, 1। ठीक है, इंडेक्स 3 के लिए 4 कोफिशिएंट थे, क्योंकि आपको पता 4 टर्म्स आने वाली है। क्या पता है आपको, 4 टर्म्स आने वाली है तो 4 कोफिशिएंट होंगे। क्या था, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा दोबारा से कोफिशिएंट कितना होगा, 1। अब मुझे टर्म्स लिखनी है तो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है उसकी सबसे पहले हाईएस्ट पावर आएगी, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अब इसकी पावर क्या होती जाएगी, कम, तो इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। इसकी पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। इसकी पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। जो बी वाली थी दूसरी टर्म, उसकी पावर क्या होगी, सबसे पहले कम, मतलब बी की पावर 0 होगी, प्लस यहाँ बी की पावर बढ़ती जाएगी, प्लस यहाँ बी की पावर एक और बढ़ गई, प्लस यहाँ ए की पावर बढ़ गई, टोटल 3 बन गई, बी की, सॉरी। तो 4 टर्म्स आई। कोफिशिएंट आपको कैसे पता चले, कोफिशिएंट आपके पास 1 3 3 1 होते हैं, ये भी आपको पता चल चुका है पास्कल ट्रायंगल से। जो पहली टर्म थी उसकी सबसे पहले हाईएस्ट पावर और एक एक करके पावर क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। जो दूसरा टर्म था उसकी सबसे पहले लोएस्ट पावर और एक एक करके पावर क्या होती गई, बढ़ती गई। तो ये मेरा बन गया बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b का होल क्यूब। लेकिन फिर मुझे पूछा है कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना मेरा, इसको मुझे लिखना है कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो कोफिशिएंट को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहला कोफिशिएंट मेरा किसके बराबर होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला मेरा कोफिशिएंट होगा 3C0। क्या होगा, 3C0। उसके बाद होगा 3C1 3C2 3C3, इस तरह का मेरा कोफिशिएंट होगा। कहां से स्टार्ट हो रहा है, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे भी आपको थर्ड से स्टार्ट करना है, 3C0 3C1 3C2 3C3। अगर सपोज करो मेरे पास ऐसा आ गया, a प्लस बी की पावर कितना आ गया, 4। अब मुझे पता है कि मेरे पास कितनी टर्म्स होंगी, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 टर्म होंगी। क्यों, क्योंकि इंडेक्स कितना है, 4। तो स्टार्ट कहां से होगी, टर्म 4 से। तो 4C0 4C1 4C2 4C3
4C4, याद है आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूं कैसे आपका कॉम्बिनेशन निकलता है, ये आपको याद होगा। तो ये आपका पहला कोफिशिएंट आ गया, ये आपका दूसरा कोफिशिएंट आ गया, ये आपका तीसरा कोफिशिएंट, ये आपका चौथा कोफिशिएंट, ये आपका पांचवा कोफिशिएंट। अब लिखना कैसे आपको पता है, फर्स्ट की पावर सबसे पहले क्या होती है, हाईएस्ट, तो ए की पावर यहाँ पे 4 होगी और बी की पावर स्लोएस्ट होगी। इसके बाद ए की पावर कम होती जाएगी, बी की पावर 1 बढ़ जाएगी, ए की पावर 1 और कम होती जाएगी, बी की पावर 1 और बढ़ गई, ए की पावर 1 और कम होती जाएगी और बी की पावर 1 और बढ़ जाएगी। सिमिलरली लास्ट में ए की पावर बिल्कुल कम और बी की पावर टोटल बढ़ गई 4 हो गई। तो इस तरह से आपका बीच में प्लस लगा के ये आपकी बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो बन चुकी है। अब आपको समझ आया कि बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे होती है, ठीक है। ये मेरे पास था, अभी मैं 3 लेके चल रहा था, कभी मैं 4 लेके चल रहा था, अब मैं जनरल लेके चल रहा हूं कि अगर n होगा यहाँ पे तो क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, अब मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n लेके चल रहा हूं, अगर n होगा तो क्या होगा। अब आप खुद बताओ मुझे, अगर n मेरे पास क्या है, इंडेक्स है, तो टर्म्स कितनी आएंगी मेरे पास, एक ज्यादा आएगी। याद है इंडेक्स से एक ज्यादा पावर आती है, तो अगर टर्म्स n है तो मेरे पास कितने टर्म्स आएंगी, इसमें n+1 टर्म्स आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले nc0, ठीक है, दूसरा कितना आएगा मेरे पास nc1 आएगा, फिर आएगा nc3, फिर आएगा nc4, ऐसा मैं चलता जाऊंगा, लास्ट में चलता जाऊंगा तो क्या आएगा ncn। इस तरह से मेरे पास कोफिशिएंट आ जाएगा, क्योंकि आप ऊपर देखो अगर लास्ट में कौन सा कोफिशिएंट आता है 4C4, मतलब ncn, यहाँ पे आपने क्या देखा 3C3, तो यहाँ पे भी लास्ट में कौन सा कोफिशिएंट आएगा मेरे पास ncn आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद आपको पता है पहले की पावर यहाँ पे क्या होती है, पहले की पावर हाईएस्ट, मतलब a की पावर यहाँ पे क्या होगी, हाईएस्ट। उसके बाद a की पावर कम होती जाएगी, मतलब a की पावर n-1, a की पावर n-2, यहाँ पे a की पावर n-3, ऐसे लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, a की पावर n-n, ठीक है। b की पावर क्या होती जाती है, b की पावर मेरे पास एक क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे b की पावर 0 होगी, यहाँ पे b की पावर 1 होगी, यहाँ पे b की पावर 2, यहाँ पे b की पावर 3 और लास्ट में जाके b की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ये समझ आया आपको। तो अगर मुझे इसको जनरल फॉर्म में अब लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इसको जनरल फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो आपको ये समझ आ चुका है कि nc0, nc1, nc3 कैसे आता है आपके पास। जो इंडेक्स है वहां से स्टार्ट करना है, n है तो n से स्टार्ट करूंगा, कहां तक जाएगा, लास्ट में ncn तक जाएगा, ठीक है। ये समझ आ चुका है। और बीच में सबके क्या है, एडिशन है, बीच में सबके क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। अब मुझे अगर ये जनरल फॉर्म में एक फॉर्मूले के हिसाब से लिखना हो तो क्या लिखना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जब मैं जनरलाइज फॉर्म लिखने वाला हूं ना, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मैंने क्या किया, इसको लिखा कोफिशिएंट को nck, एक जनरल फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, nck। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि k क्या होता था, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 होगा, nc2 होगा ना, और यहाँ पे nc3 होगा, लास्ट में ncn होगा, ठीक है। ऐसे ये एक एक करके क्या होता जाता है, इंक्रीज। तो मतलब जब मैंने nck लिख दिया, यहाँ पे मुझे इतना पता होना चाहिए कि k जो है वो 0 से लेके कहां तक होगा, 0 to n तक होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि k क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पहले यहाँ पे 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ऐसे बढ़ता जाता है। कहां तक जाता है, n तक ही जाता है, जो इंडेक्स है उसी तक जाता है। तो मतलब ये k जो है वो कहां तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। इतना समझ आपको आ गया। उसके साथ मेरे पास क्या आता है, a और b वाली टर्म भी आती है, ठीक है। उसके साथ क्या आता है, a और b वाली टर्म। अब मैं a क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, a आप देख पा रहे हो कि इंडेक्स से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो a क्या लिखूंगा, इंडेक्स से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता जाता है, उसकी पावर एक एक करके क्या होती जाती है, कम। तो इंडेक्स से कितना कम कर दूंगा, k, क्योंकि k क्या है, 0। अगर मैं पहले 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, इसमें ये टर्म आएगी कि नहीं, nc0, a की पावर n-0, मतलब n आ जाएगा। दूसरा रखूंगा, दूसरी टर्म मतलब n=1 रखूंगा तो क्या आएगा, nc1, a की पावर n-1, इतना आ जाएगा। ए की मतलब कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब बी की कंडीशन है, बी की कंडीशन क्या होगी, बी में क्या होता जा रहा है, एक एक करके इंक्रीज होता जा रहा है। तो ए पहले, बी पहले क्या था, 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, के पहले 0, जैसे यहाँ पे के था पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। एक सेकंड जरा, पहले यहाँ पे के था ना, क्या हो रहा था, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, के पहले 0 है, फिर एक एक करके इसकी क्या होती है, पावर बढ़ती जाती है। लेकिन इन सब टर्म्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। समझ आई, इन सब टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ऐड करने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन यूज करता हूं जिसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम बोलो, समेशन बोलो, इसको बोलते हैं, एक नोटेशन होती है हमारी, इंजीनियरिंग में बोलो, मैथ्स में बोलो, किसी में बोलो, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब इसके अंदर मैंने जो भी टर्म रखी होगी ना, वो एक एक करके क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो अब मैंने जनरलाइज्ड फार्मूला इसका यहाँ पे लिख दिया हुआ है। जनरलाइज्ड फार्मूले में मैं क्या करूंगा, जनरलाइज फॉर्मूले में a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी की पावर n, मतलब ये जो समेशन, मतलब समेशन के अंदर रख रहा हूं इस टर्म को, मतलब इसकी टर्म की वैल्यू जो है वो एक एक करके ऐड होती जाएगी। पहले k0 रखूंगा, k0 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना,
k0 रखूंगा तो बनेगा nc0 a की पावर n और b की पावर 0, इस तरह से बनेगा जो पहला कोफिशिएंट है। k1 रखूंगा तो nc1 a की पावर n-1 और b की पावर कितना आ जाएगा 1। आप देख रहे हो कि a की पावर क्या होती जा रही है कम और b की पावर क्या होती जा रही है इंक्रीज। बीच में प्लस कैसे लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या टर्म लगाई है, क्या यूज किया है, समेशन यूज किया है। समझ आया। और k इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक है, k इक्वल्स टू n, तो ये मेरे पास बोला जाता है, इसको जनरलाइज फॉर्म, जनरलाइज टर्म बोला जाता है। ये कई बार आपका एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बायनोमियल थ्योरम का जनरलाइज फॉर्मूला क्या है। और यहाँ पे जो NC आपको दिख रहा है, इसी को मैं बोलता हूँ क्या, बायनोमियल कोफिशिएंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, बायनोमियल कोफिशिएंट बोलता हूँ। तो इस तरह से अब आपको जो भी क्वेश्चन आएगा अब इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे एक क्वेश्चन आ गया, मुझे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, अब स्पेशल केसेस तो बाद में देखते हैं। मुझे सपोज करो मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, मुझे बोला गया कि x प्लस वाई या फिर x प्लस 2y ऐसे लिख लिया गया, x प्लस 2y की पावर 4 है। अब मेरे पास दो तरीके, अगर तो मेरे पास कोफिशिएंट यहाँ पे जो इंडेक्स है वो छोटा है तो मेरे पास दो तरीके, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि x प्लस 2y का स्क्वायर कर लूं और इसी के साथ x प्लस 2y के स्क्वायर को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तब भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको बायनोमियल थ्योरम से ही जाना है तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको देखो, आपका इंडेक्स 4 है तो सबसे पहले आपका कोफिशिएंट क्या आएगा 4c0, फिर आएगा 4c1, फिर आएगा 4c2, फिर आएगा 4c3, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आएगा 4c4, क्योंकि आपको पता है कि 4 अगर आपके इंडेक्स हैं तो आपके पास टर्म्स कितनी आएगी, 5 टर्म्स आएंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा के आगे लिखता हूँ, क्या आएगा 4c4। पता चल गया आपको कि 4 इंडेक्स है, 5 टर्म आने वाले हैं और बीच में मेरे पास हर बार क्या आएगा, मेरे पास पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जो पहली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट पहले सबसे ज्यादा हाईएस्ट आएगा, मतलब x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा 4। जो दूसरी टर्म होती है उसका कोफिशिएंट सबसे पहले क्या आएगा 0, तो ये बनेगा। पहला कोफिशिएंट उसका एक एक करके डिक्रीज होगा तो ये, दूसरा कोफिशिएंट जो भी है, दूसरी टर्म सॉरी जो भी है उसका एक इंक्रीज होता जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे एक इसका कम और 2y का एक इंक्रीज मतलब 2, यहाँ पे एक इसका और कम और 2y का एक और इंक्रीज मतलब 3, यहाँ पे इसका और कम एक मतलब 0 और 2y का एक और इंक्रीज मतलब, ये करके एक्सपैंड करके आपके पास ये आएगा। अगर आपको आंसर जो है वो इस फॉर्म में दिया होगा तो आपको ये आंसर आ जाएगा। कभी कभार उसने ये बोला होगा कि मुझे कोफिशिएंट चाहिए किसका, x की पावर 2 और 2y की पावर 2 का मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने के बाद आपको देखना पड़ेगा उसने किसका कोफिशिएंट पूछा है। अगर इसका पूछा तो इसका कोफिशिएंट 4c2। अब आप सॉल्व तो कर सकते हो ना 4c2 को, मैंने बताया आपको 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, मतलब एक्सपैंड कैसे करना है 4 को, इसी को आप कर सकते हो। अब देखो एक मैं आपको यहाँ पे एक मतलब चीज बताता हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको चीज बताता हूँ। मान लो मुझे दे दिया गया 2, एक सेकेंड, मान लो मुझे दे दिया गया 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 तो आपको पता ही है ना, मुझे मतलब क्या इसको समझाना है कि 2 की पावर 2 4 होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर 2 में मतलब एक्सपेंशन, अगर मुझे बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी है तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है इंडेक्स क्या है यहाँ पे 2 है। अब क्या मैं 2 को 1 प्लस 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। तो पहली टर्म मेरी 1 हो गई, दूसरी टर्म भी मेरी 1 हो गई। इंडेक्स अगर मेरे पास 2 है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या लिखना है 2c1 पहली टर्म आएगी, 3 टर्म आएंगी इसकी, इतना तो मुझे पता है। इंडेक्स 2 है तो टर्म कितनी आएंगी 3। फिर मुझे लिखना है 2c0 से स्टार्ट करना है, 2c1 और 2c2 मेरे पास ये टर्म्स आएंगे, ठीक है। पहले मेरे पास पहले वाले की पावर कितनी आएगी, हाईएस्ट पावर, और दूसरे वाले की पावर कितनी आएगी, लोएस्ट। फिर पहले वाले की ऐड, पहले वाले की पावर कितनी आ जाएगी, एक कम और दूसरे वाले की पावर एक इंक्रीज, फिर ऐड, फिर पहले वाले की पावर सबसे डिक्रीज और दूसरे वाले की पावर सबसे इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या बचा मेरा 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2, यही चीज बची ना मेरे पास, और तो कुछ नहीं बचा। अब अगर आपको थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा याद है कि nc0 किसके बराबर होता है 1, nc1 किसके बराबर होता है n, तो ये कितना है 2, ncn किसके बराबर होता है तो 1, तो आपका पास आंसर क्या आया 2 + 1 3, 3 + 1 कितना 4। तो ऑल्दो मुझे तो पता है ये चीजें, लेकिन मुझे आपको ये समझाना था कि अगर मुझे बायनोमियल थ्योरम इसमें एक्सपेंड लगानी है, एक्सपेंशन मुझे पूछा है, तो मुझे इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। पहले मैंने क्या किया, इसको 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब NCN अगर आप भूल चुके हो दोबारा तो बता देता हूँ, NCR जो है वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल जो है वो इसके बराबर होता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ आया। सिमिलरली अब आपको क्वेश्चन में देखो कुछ भी पूछा हो, अब मुझे ज्यादा मतलब इतना वक्त भी अभी मेरे पास नहीं है, इतना आपको शोर भी आ रहा होगा पढ़ने में, मुझे पता है कि आपको मजा भी नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, सपोज ऐसा क्वेश्चन आपके पास, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया x² प्लस 3x की पावर 4, इसको मुझे उसने बोला है कि मुझे बायनोमियल एक्सपेंशन करके दो।
पहला तरीका मेरे पास ये है कि मैं क्या कर दूं, इसको मानूं a, इसको मानूं b, a प्लस बी का होल पावर 4 है तो इसको मैं डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर इसमें, और एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर इसमें डिवाइड कर दूं। पहले मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करूं, फिर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करूं, दोनों को करूं मल्टीप्लाई, वहां से भी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सर अब मुझे पता है डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम कैसे करते हैं, तो मुझे अब ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 4c0, दूसरा कोफिशिएंट, एक सेकंड रुको, दूसरा कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4c, एक सेकंड जरा थोड़ा पीछे लिखता हूं ना। पहला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4c0, दूसरा हो जाएगा 4c1, तीसरा हो जाएगा 4c2, चौथा हो जाएगा 4c3, पांचवा हो जाएगा 4c4, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 5 कोफिशिएंट आने वाला है, क्योंकि इंडेक्स कितना है मेरे पास 4 है। पहली टर्म में क्या होगा, पहली टर्म का हाईएस्ट पावर, तो पहली टर्म का हाईएस्ट पावर ये, और दूसरी टर्म का लोएस्ट पावर मतलब इतना, फिर एडिशन, फिर पहली टर्म का एक पावर कम मतलब 3 और इसका एक पावर ज्यादा मतलब 1, फिर एडिशन, फिर पहली टर्म का एक पावर और कम मतलब 2 हो जाएगा और दूसरी टर्म का एक पावर बढ़ जाएगा मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर पहली टर्म का एक पावर और कम हो जाएगा और दूसरी टर्म का एक पावर और इंक्रीज हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पे लास्ट टर्म का पावर बिल्कुल 0 और मेरे पास 3/x का पावर बढ़ के कितना हो जाएगा 4। तो ये मेरे पास आएगा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करके। ठीक है, समझ आया। अब आपको पता है 4c0, अब आपको ये चीजें अगर नहीं पता है ना, फिर देखो फिर गड़बड़ है। अगर थोड़ी बहुत आपको चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं भी आता तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली कोफिशिएंट भी याद रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद मुझे सॉल्व करना है, तो x की पावर 8 आ गया, इसका पावर 0 है तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो सबसे पहला मेरे पास कितना है x की पावर 8, 4c1 होता है 4, तो x की पावर कितना आ गया 6 और 3/x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये कितना था 3/x प्लस 4c2, 4c2 कितना होता है मेरे पास 6, तो x की पावर 4 इंटू 3/x का स्क्वायर था तो बन जाएगा 9/x का स्क्वायर, प्लस उसके बाद मेरे पास है 4c3, 4c3 होता है मेरे पास 4x का स्क्वायर है इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय x का क्यूब, इस तरह से बनेगा। 4c4 मेरे पास होता है 1, तो x का स्क्वायर मतलब ये 0 आएगा, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 है तो ये कितना आएगा 1 आएगा मेरे पास, और बचेगा क्या 3/x की पावर 4 बचेगा। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये देख रहे हो x इससे कट जाएगा, x स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यहाँ x जो है वो इसके साथ कटेगा, तो मेरे पास बनेगा x की पावर 8 जो है वो बचेगा, प्लस 4 इंटू 3x की पावर 5 बचेगा, प्लस 6 इंटू 9x की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे कितना था मेरे पास 3 इंटू 2 6, एक सेकेंड को 4 था और 2 कट गया तो 2 बचेगा, प्लस 4 इंटू 3 का क्यूब और नीचे क्या बचेगा x, प्लस 3/x की पावर 4, तो ये मेरे पास बचेगा। अब देख पा रहे हो, मुश्किल तो लग रहा है नो डाउट। फाइनली इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास बचेगा x की पावर 8 प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है 12, x की पावर 5 प्लस 6 इंटू 9 54, x की पावर 2 प्लस 108 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का क्यूब था ना यहाँ पे, सॉरी 3 की पावर 4 थी, तो 3 की पावर 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, तो ये मेरे पास इसका आंसर बना एक्सपैंड करके। ठीक है, उसने कई बार मेरे को यही पूछा होगा सिर्फ कि एक्सपेंशन करके क्या आता है, कई बार उसने बोला होगा एक्सपेंशन करके लास्ट में x इक्वल्स टू 1 पुट करो और बताओ कितना आंसर आता है। तो आपको ये इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है यहीं पे x को 1 पुट कर देना है। ठीक है, यहीं पे x को 1 पुट करके जो आता है आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे इजी बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाय x की पावर 4। ठीक है, तो 1 प्लस 3 मतलब 4 की पावर 4, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। या फिर उसने ये पूछा होगा लास्ट में कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 12। उसने पूछा होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो आपको लास्ट में ही पता चलेगा निकाल के। उसने पूछा होगा x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो आपको लास्ट में पता चलेगा निकाल के। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम था। अब इस तरीके से कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि 98 की पावर मान लो 5 करना है, तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि 98 की पावर 5 कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन सर ये तो कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 98 को लिख लेता हूँ 100 माइनस 2 की पावर 5। इंडेक्स 5 है तो टर्म्स कितनी आएंगी 6, 1 2 3 4 5 6। कहां से स्टार्ट होगा सर 5c0 से, इंडेक्स 5 है 5c0 से स्टार्ट, फिर 5c1 फिर 5c2 फिर 5c3 फिर 5c4 फिर 5c5, इस तरह से ये स्टार्ट होगा। पहली टर्म मेरे पास क्या है 100, 100 की पावर 5, पहले आएगा 100 की पावर 5 और दूसरी टर्म क्या है 2। अब यहाँ पे 2 ना होके -2 है, तो जहां जहां 2 होगा वहां वहां मुझे क्या पुट करना है -2 पुट करना होगा, समझ आ रहे हो। तो -2 की पावर सबसे पहले 0। फिर अगर मैं सेकंड कोफिशिएंट को देखूं तो नीचे लिखता हूं, अब मैं एक एक कोफिशिएंट करके लिखता हूं। सेकंड कोफिशिएंट है मेरे पास 5c1, इसमें देखूंगा तो 100 की पावर 1 क्या हो जाएगी कम, और -2 की पावर 1 इंक्रीज होके क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी।
थर्ड कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 5c2, इसमें 100 की पावर और कितनी हो जाएगी कम, मतलब 1, और -2 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी मतलब 2। ऐसे करते जाओगे, सबको ऐड करोगे, जो आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंथी जरूर है ये इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम का जो भी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट ये इसका तरीका यही है। नहीं तो फिर यही है कि 98 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो और वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी सी और भी आगे है, बट आई थिंक मेरे पास इतना ही अभी वक्त है, तो इतना लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। थोड़ी सी आवाज भी है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, मुझे पता है। आई होप आप इस कंडीशन को, मेरी कंडीशन को समझ पाओगे। इस समय मैं अगर बताऊं ना आपको, 45 डिग्री में बैठा हूं और बिना कुछ किसी पंखे के, बिना एसी के 45 डिग्री में बैठा हूं, ताकि पंखे की भी इतनी आवाज होती है, ताकि आपका ये लेक्चर है, एक तो पहले ही आवाज आ रही है बाहर से, पंखे की आवाज होगी तो बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। बाकी आपको जो भी डाउट होता है आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, उसमें मैं रिप्लाई, जहां पे भी जिस समय मैं फ्री होता हूं मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो आज के लिए इतना ही रखूंगा। अगले लेक्चर में जब भी मुझे टाइम मिला तो थोड़ा सा इसका आगे और कंटिन्यू, वैसे तो आपका जो मतलब ये है जितना आपके सिलेबस में है, तो मुझे ये लगता है कि 99% आपका इसी में से कवर हो जाएगा। एक टॉपिक आपका और बचता है, तो मैं जैसे मुझे टाइम मिला वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।